किसी भी लोकतंत्र के ना 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। एक जो कानून बनाते हैं यानी विधायिका, दूसरे जो उन्हें लागू करते हैं यानी कार्यपालिका, और तीसरे जो इन कानूनों और हमारे संविधान की रक्षा करते हैं। आज हम इसी तीसरे और सबसे अहम स्तंभ की बात करेंगे, भारत की न्यायपालिका। जरा सोचिए, जब संसद कोई कानून बनाती है या सरकार कोई नया नियम लाती है, तो क्या वही आखिरी फैसला होता है? क्या होगा अगर वो कानून हमारे मौलिक अधिकारों को ही छीन रहा हो? इन सारे बड़े सवालों का जवाब हमारी न्यायपालिका की बनावट में ही छिपा है। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। देखिए, कई देशों में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों की अदालतें अलग अलग होती हैं, पर भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पिरामिड की तरह देखना। ये जो पिरामिड दिख रहा है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। सबसे ऊपर यानी टॉप पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स, और इस पिरामिड का जो सबसे बड़ा बेस है वो है डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पक्का करता है कि कानून का मतलब और उसका इस्तेमाल पूरे देश में एक जैसा हो, क्योंकि निचली अदालतें हमेशा ऊपर की अदालतों की निगरानी में ही काम करती हैं। तो चलिए अब इस पिरामिड के सबसे ऊंचे शिखर पर चलते हैं, मिलते हैं हमारे संविधान के सबसे बड़े प्रहरी से, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और तब से लेकर आज तक यही हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत और संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था है। और जानते हैं, इस विशाल देश में न्याय की अंतिम जिम्मेदारी कितने लोगों पर है? सिर्फ 34 जजों पर, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। सोचिए, बस इतनी छोटी सी संख्या पर कितना बड़ा भार है। यही बात इस संस्था के महत्व को और भी बढ़ा देती है। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? इसके लिए उसके पास एक सुपर पावर जो उसे मिली है संविधान के अनुच्छेद 32 से। ये है रिट जारी करने की शक्ति। आसान भाषा में कहें तो ये हर नागरिक को मिली एक सीधी लाइन है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता। अब ये रिट सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता। परमादेश मतलब कोर्ट किसी भी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश दे सकता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण निचली अदालतों को उनके दायरे में रखते हैं। और अधिकार पृच्छा ये सवाल करता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सरकारी पद पर बैठा है। ये पांचों मिलकर हमारे अधिकारों के लिए एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। लेकिन एक मिनट सोचिए, न्यायपालिका के आजाद रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ये कि जजों को चुनने की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। और बस यहीं पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच दशकों से एक खींचतान चली आ रही है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1982 में सरकार का पल्ला भारी था, लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया। उसने कहा कि परामर्श का मतलब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि सहमति है। और यहीं से जन्म हुआ कॉलेजियम सिस्टम का, जिसमें जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की भूमिका सबसे अहम हो गई। फिर 2015 में संसद ने इसे एनजेएसी कानून से बदलने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे न्यायपालिका की आज़ादी पर हमला बताते हुए रद्द कर दिया। तो आज की तारीख में प्रक्रिया ये है, कॉलेजियम जिसमें चीफ जस्टिस और 4 सबसे सीनियर जज होते हैं, वो नामों की सिफारिश करते हैं। ये लिस्ट सरकार से होते हुए राष्ट्रपति तक पहुंचती है और फिर नियुक्ति होती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अंतिम अधिकार कॉलेजियम की सिफारिश का ही है। हालांकि इस सिस्टम को और पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इस पर बहस आज भी जारी है। अब बात करते हैं न्यायपालिका के सबसे बड़े हथियार की, उसका ब्रह्मास्त्र। एक ऐसी शक्ति जो उसे सरकार और संसद दोनों के कामों पर निगरानी रखने का अधिकार देती है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे संविधान ने न्यायपालिका को ये असाधारण शक्ति दी है कि वो संसद के बनाए कानूनों को भी संविधान की कसौटी पर परख सकती है, और अगर कोई कानून उस कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे रद्द भी कर सकती है। ये प्रक्रिया एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वाल्व की तरह है।
मान लीजिए कोई कानून बना, किसी को लगा कि ये संविधान के खिलाफ है, तो वो अदालत जा सकता है। फिर अदालत उस कानून को संविधान के तराजू पर तौलती है, और अगर कानून का पल्ला हल्का निकला तो उसे शून्य यानी अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, इतनी सारी भारी भरकम बातें हो गई, रेट, कॉलेजियम, जुडिशियल रिव्यू, पर इन सब का एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? इसका जवाब बहुत सीधा है। ये हमारे अधिकारों और हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी गारंटी है। ये इस बात को पक्का करती है कि कोई भी सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो हमेशा संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेगी। और अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो भारतीय न्यायपालिका की ताकत और भी खास नजर आती है। जैसे यूके में संसद ही सबसे ऊपर है, अदालतें उसके बनाए कानून को नहीं काट सकतीं। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत दोनों में संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे बढ़ गया और मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि संसद भी संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। ये एक अनोखी और बहुत बड़ी शक्ति है। और अंत में इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इन शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है? उन्होंने अनुच्छेद 32 यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के हमारे अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये एक वाक्य हमें हमेशा याद दिलाता है कि अधिकार देना ही काफी नहीं होता, उन अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका का होना कितना ज्यादा जरूरी है।